आज हम नेक्स्ट न्यू स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम स्टार्ट करेंगे हियरिंग लॉस को हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेशन और पिछले 2 से 3 साल से ये स्टेशन फ्रीक्वेंटली एग्जाम के अंदर आता रहता है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग दे दे ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट हम किस तरह करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज पहले सेशन के अंदर, और इसके साथ कुछ और थ्योरी भी हम डिस्कस करेंगे। तो लिखें ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट। ठीक है जी, इसको हम TFT भी कहते हैं। एक्चुअली जो ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट होते हैं ये हम इसलिए करते हैं कि हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को हियरिंग लॉस है कि नहीं है। ठीक है जी, फिर हियरिंग लॉस में हम ये देखते हैं कि आइदर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। ठीक है जी, इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हमें वाइवा के लिए 2-3 चीज़ें आनी चाहिए। तो हेडिंग दे दे हियरिंग लॉस। ये हियरिंग लॉस, या आप लोग इसके नीचे लिखें दीज टेस्ट आर डन to ruled out hearing loss। ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि हमें ये पता चलता है कि हियरिंग लॉस है कि नहीं है। ठीक है जी, फिर इसमें हम ये भी देखते हैं कि हियरिंग लॉस आइदर कंडक्टिव है या सेंसरी न्यूरल है। ठीक है जी, अब इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे और वाइवा के अंदर क्वेश्चन भी इसी पे आता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लेके कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जिसको सिंपली हम CHL भी कहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद इस नेक्स्ट हम लिखेंगे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जिसको हम SNHL भी कहते हैं, दैट इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। आप लोग जब ENT स्टेशन में जाते हैं तो कभी कभार उन लोगों ने वहाँ पे एक केस लिखा होता है कि भाई इस केस को पढ़े और इसका डायग्नोज बताए। ठीक है जी, वो हम थ्योरी के अंदर करेंगे और जब हम ENT का अपना स्टेशन करेंगे तो उन केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कभी कभार वो आप लोगों को ओटाइटिस मीडिया का केस देता है, कभी कभार ओटाइटिस एक्सटर्ना का केस देता है, कभी कभार अकोस्टिक न्यूरोमा का केस आता है और कभी कभार मीनियर डिजीज का केस आता है। लेकिन केस लिखा होगा और आप उसकी क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे। वंस यू डायग्नोज, उसके होते 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर के नीचे फिर एक और सेक्शन होता है कि नेम दी एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो आप लोग को एटलीस्ट 3 या 4 ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन ऐसी है जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस कराती है और कौन सी कंडीशन ऐसी है जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कराती है। पहले तो आप लोग लेके, अगर आप लोगों से सर पूछे कि व्हाट इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तो आप लोग इसका डेफिनेशन लेके एनी पैथोलॉजी दैट अफेक्ट एक्सटर्नल और मिडल ईयर। इसका मतलब यह है कि एनी पैथोलॉजी जिस एक्सटर्नल या मिडल ईयर को अफेक्ट करे, जिसकी वजह से जो हियरिंग लॉस आती है उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। ठीक है जी, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर जो पैथोलॉजीज है वो या तो एक्सटर्नल ईयर में होगी या मिडल ईयर के अंदर होगी। ठीक है जी, अब इसके लिए एग्जाम्पल्स क्या है, अगर आप लोग वहाँ पे एग्जाम्पल्स बताएंगे तो आप लोगों को पास होने में आसानी होगी, क्योंकि एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैं सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ, दैट इज कॉल्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना। कौन सी चीज, ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब एक्सटर्ना इज द वर्ड यूज फॉर एक्सटर्नल ईयर और ओटाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर। अगर ईयर के अंदर एक्सटर्नल ईयर का मसला हो जाए तो उसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। अब ये जो ओटाइटिस एक्सटर्ना है ये नॉन इन्फेक्शियस काज की वजह से होता है, इन्फेक्शियस काज की वजह से भी हो सकता है। कभी कभार हम देखते हैं कि लोग स्टेगनेंट वाटर के अंदर नहाते हैं, जहाँ पे पानी कड़ा होता है वहाँ पे लोग नहाते हैं, तो उसके अंदर मतलब इन्फेक्शन वगैरह उनके चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो नहाते नहाते कभी कभार जो पानी है वो कान के अंदर चली जाती है, और अगर नहाने के बाद हम कान की सफाई नहीं करेंगे तो फिर पानी के कुछ बूंदें या मॉइस्चर वो एयर के अंदर रहती है और इसके ऊपर सूडोमोनास इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर पर्टिकुलरली स्विमिंग के बाद अगर किसी को एक्सटर्नल एयर का क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन, तो उसको स्विमर ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्विमर ईयर। तो हम पेशेंट को बताते हैं कि ये मसला आपको नहाने के बाद तो नहीं हुआ है। ठीक है जी, मरीज कहता है कि हाँ डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले नहाया था किसी जगह और उसके बाद मुझे 1 दिन या 2 दिन में ये मसला आए हैं। तो अगर ओटाइटिस एक्सटर्ना की प्रीवियसली स्विमिंग की हिस्ट्री मौजूद होती है तो उसको हम स्विमर ईयर कहते हैं, जिसके अंदर सूडोमोनास इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखे फ्रंकल्स। इसके बाद आता है, या आप लोग फ्रंकल भी लिख सकते हैं या लिखे फ्रंकुलोसिस। इसका नाम क्या है, फ्रंकुलोसिस। देखिए एक्चुअली जो एक्सटर्नल एयर है इसका एक हिस्सा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, क्लियर है। अब उस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर हेयर्स होते हैं, हमारे कान के अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं।
एक हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन को फॉलिकुलाइटिस कहते हैं, और अगर ज़्यादा हेयर फॉलिकल इकट्ठे हो जाए तो उसको फ्रंकुलोसिस कहते हैं। तो हमारे जो हेयर है ईयर के अंदर, वो एक्सटर्नल एयर का ऐसा है कि नहीं, अगर उन हेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, फुरंकल बन जाए, तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग होगी, और वो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो ल्यूमिन है उसको क्या करेगी, नैरो, जिसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई देने में मसला आएगा। तो फ्रंकुलोसिस इज नथिंग, इट इज द इन्फेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एयर विच मेनली अफेक्ट हेयर फॉलिकल। इसके अंदर भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। इसके बाद लिखे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। अगर किसी का कान का पर्दा फट जाए, मतलब ईयर ड्रम परफोरेशन है, तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन ये एक्सटर्नल एयर का ऐसा है कि नहीं, तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के अंदर भी अगर हेयरिंग लॉस होती है तो हमारे पास किसके जुमरे आएगी, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर आएगी। ठीक है जी, यू पीपल मस्ट नो दीज पॉइंट्स। इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं अक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जिसको हम कहते हैं ASOM, दैट इज कॉल्ड ASOM, स्टैंड फॉर एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो आप लोगों ने याद रखना है, जो एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, जिसको हम ASOM कहते हैं, मीडिया का मतलब मिडल ईयर है, तो वो भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। आप लोग को मैंने बात ये मल्टीपल टाइम बताई है कि अगर मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शन है, जहाँ पे पस बनती है, पीप बनती है, बट इसका दौरानिया लेस देन 3 मंथ्स है, तो एक्यूट है, और अगर उस पर 3 मंथ से ज्यादा टाइम गुजर जाए तो वो क्रोनिक है। तो लेके CSOM, तो इसका मतलब ये है कुछ लोगों में ओटाइटिस मीडिया होता है बट इट विल टेक मोर देन 3 मंथ टाइम, तो CSOM इज आल्सो द कॉज ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। ठीक है जी, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ओसिकल्स। ठीक है जी, इनकस, मेलियस एंड स्टेपीज। कभी कभार जो स्टेपीज बोन होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके अंदर जनाब हार्डनिंग आती है और वो मिडिल ईयर से साउंड वेव्स को कंडक्ट करने पे फेल हो जाता है। तो ऐसा कंडीशन जिसमें स्टेपीज बोन वो साउंड वेव्स को कंडक्ट ना कर पाए फ्रॉम द मिडिल ईयर टू इनर ईयर, तो उस कंडीशन का नाम है ओटोस्क्लेरोसिस। कौन सा है, ओटोस्क्लेरोसिस। तो आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज कॉल्ड ओटोस्क्लेरोसिस। इसके बारे में वाइवा के अंदर 2 क्वेश्चन हैं। ओटोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है दैट रन इन द फैमिली, ये जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, जेनेटिक, यंग लोगों के अंदर होता है, और इसमें जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री यूजुअली पॉजिटिव होती है। इट डजंट मीन कि जिनको ओटोस्क्लेरोसिस है तो उसके खानदान में जरूर होगा, बट इट मे बी प्रेजेंट इन द फैमिली। तो हमें इस डिजीज को रूल आउट करते वक्त फैमिली हिस्ट्री लेनी जरूरी होती है। ठीक है जी। नंबर 2, इन लोगों को अगर आप आम आवाज से बोलेंगे ना, कि अगर आप इन लोगों को आवाज देंगे कि हेलो आप बात सुने, तो उनकी स्टेपीज बोन में इतनी वाइब्रेटिंग कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो साउंड वेव्स को सुनकर इनर ईयर को दे दे। तो इन लोगों को हमें थोड़ा सा ऊंचा बोलना होता है। जब आप उनको तेज बोलेंगे तो उसका स्टेपीज बोन फिर जाके क्या हो जाती है, वाइब्रेट होती है, और उनको आवाज सुनाई देने में आसानी होती है। उस कंडीशन को कहते हैं पैराक्यूसिस विलिसी। उसका नाम क्या है, पैराक्यूसिस विलिसी। अगर किसी ने लिखना है, मैं स्पेलिंग बताता हूँ, PARACUSIS, PARACUSIS, पैराक्यूसिस। लिखा है क्या नहीं, स्पेस WILISI, विलिसी। समझ गए क्या नहीं। अब पैराक्यूसिस विलिसी क्या है, इट इज अ कंडीशन और फिनोमेना जिसमें पेशेंट कैन हेयर बेटर इन नॉइजी एनवायरनमेंट। जब आप उसको शोर मचाते हैं ना, तो पेशेंट को आवाज सुनाई देने में आसानी होती है। समझ रहे क्या नहीं। तो ऐसे लोग जो क्वाइट एनवायरनमेंट में, खामोश एनवायरनमेंट में उनको आवाज सुनाई ना दे, पर जब आप उसको तेज बोले तो उसको आवाज सुनाई दे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड पैराक्यूसिस विलिसी, विच इज द हॉलमार्क ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें किस बोन का मसला है, स्टेपीज बोन। इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पे लिखे स्टेपिडिक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टेपीज। स्टेपीज बोन को रिमूव करेंगे और आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक स्टेपीज को रिप्लेस करेंगे। समझ गए क्या नहीं। आजकल क्लिनिकली ENT के अंदर ऐसे स्टेपीज बोन आ गए हैं कि वो नेचुरल लाइक वाइब्रेट करते हैं। तो स्टेपिडिक्टोमी, इसको रिमूव करेंगे एंड रिप्लेस विद प्रोस्थेटिक स्टेपीज इम्प्लेसमेंट। समझ रहे क्या नहीं। तो प्रोस्थेटिक का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल है। ठीक है। इसके बाद लिखे नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ, वेरी गुड, मिडल ईयर विद, इसका नाम है इफ्यूजन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन। और आप लोग को शायद इतना तो पता होना चाहिए कि इफ्यूजन का मतलब होता है कहीं पे जाके अगर फ्लूइड की अकुमुलेशन होती है उसको हम इफ्यूजन कहते हैं। लाइक पेरिकार्डियल क्या होता है, इफ्यूजन। प्लूरल क्या होता है, इफ्यूजन होता है। इफ्यूजन मीन अकुमुलेशन ऑफ एक्सिस फ्लूइड को कहते हैं। मिडल ईयर के अंदर एक म्यूकोजल मेम्ब्रेन होता है जो सिक्रीट करती है म्यूकस कंटिन्यूअसली। और आप लोग को ये नेचर का कानून मैंने बताया था, जहां पे कोई चीज बनती है तो उसको ड्रेन में होना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मिडल ईयर के अंदर म्यूकस सिक्रीशन क्या हो जाती है, ज्यादा, या उसका ड्रेनेज क्या होता है, कम। तो मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है लेकिन उसमें अभी तक पास ऑफ नहीं बनी होती है। तो रिटेंशन ऑफ ओनली म्यूकस लाइक फ्लूइड इन द मिडल ईयर विच लीड टू इन्फ्लेमेशन, दैट इज ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन। तो इसमें पस बनी है कि नहीं बनी, नहीं बनी, इसमें जस्ट म्यूकस सिक्रीशन है। इसको नॉन सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें अभी तक पस नहीं बनी है, तो दैट इज अ नॉन सपोरेटिव। समझ गए कि नहीं, नॉन सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। और अगर आप लोग डेंगरा बुक उठा के देखें ENT के अंदर, तो लिखा है ये मोस्टली 5 से लेकर 8 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चों को अफेक्ट करती है। ये जो ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन है, ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अंदर ज्यादा कॉमन होती है। इसको हम
ENT के अंदर ग्लू एयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लू एयर। अगर आप लोगों को ये पूछे ग्लू एयर का मतलब क्या है, जिस तरह ग्लू टाइप नहीं होती, ग्लू GLOU दैट इज ग्लू एयर, इसमें कान चिपका सा फील होता है और ये बच्चों के अंदर होता है। इसमें इन्फेक्शन नहीं होती, जस्ट फ्लूइड अकोमुलेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। तो ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन is also known as non-suppurative otitis media is also known as glue ear। इसका दूसरा नाम क्या है? glue ear है, ठीक है जी। और इसका चौथा नाम भी लिखे secretory otitis media। इसमें जो म्यूकस सिक्रीशन है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ये 4 नाम याद रहेंगे क्या? नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आप लोग देखें कि ये 5-7 चीजें जो मैंने लिखी है, इन सब के अंदर या तो मसला एक्सटर्नल एयर में है या मिडल एयर में है। तो एनी प्रॉब्लम विच अफेक्ट, इधर फोकस करें, उधर ना देखें, वो आते रहेंगे। जो प्रॉब्लम एक्सटर्नल एयर और मिडल एयर को अफेक्ट करेंगे तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस कराएंगे, ठीक है जी। अब लिखे एग्जांपल्स ऑफ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। जो एग्जांपल्स इसके अंदर आती है, पहले तो लिखे एनी पैथोलॉजी जी, सब कुछ वैक्स आएगा, फॉरेन बॉडी आएगी, सब कुछ आप लोग चाहे उधर जो भी बताए, बट प्रॉब्लम विल बी एक्सटर्नल एयर और मिडल एयर। अब मैं इधर 20 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 5 इसलिए लिखे कि आप लोग प्रेजेंट करें। आप लोग अगर ये भूल जाए और वहाँ पे इम्पैक्टेड वैक्स का नाम बताए, वहाँ पे फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन बताए, वो भी ठीक है। समझ गए कि नहीं? क्योंकि वैक्स किधर होता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में होता है। तो इम्पैक्टेड वैक्स, फिर इसके बाद हमारे पास फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारे किसके काजेज है? कंडक्टिव हियरिंग। आप लोगों को क्लू मिल गया ना कि एक्सटर्नल एयर और मिडल एयर, ठीक है जी। फिर इसके बाद देखें एनी पैथोलॉजी दैट अफेक्ट इनर एयर, जो किसको अफेक्ट करें? इनर एयर और वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? इनर एयर से। तो उसकी वजह से जो हियरिंग लॉस होगी तो उसका नाम क्या होगा? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अब इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। नंबर 1 प्रेसबायोक्यूसिस। इसका पहला एग्जाम्पल क्या है? दैट इज कॉल्ड प्रेसबायोक्यूसिस। अब देखिए इसका मतलब क्या है? दैट इज दी डिक्रीज हेयरिंग कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू एडवांस एज। जितना इंसान का एज बढ़ता जाता है तो उसकी हेयरिंग कैपेबिलिटी क्या होती है? कम होती है, बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल नर्व डीजनरेशन, ठीक है जी। अब ये एक इरिवर्सिबल फेनोमेना है, क्योंकि एज के साथ होता है, इसके साथ कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती। तो बूढ़े लोगों में आवाज सही तरीके से ना सुनने देना, मतलब स्पेशली विद एज, तो ये हमारे पास इनर ईयर को अफेक्ट करती है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। उन लोगों को कान में सीटी की आवाज है, जिसको टिनाइटस कहते हैं, कभी कभार सर के चक्कर, वर्टिगो आते हैं और आवाज भी प्रॉपर तरीके से वो नहीं सुन सकते, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट लिख सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉस्टिक न्यूरोमा। कौन सा कंडीशन? अकॉस्टिक न्यूरोमा। व्हाट इज दिस? इट इज द ट्यूमर ऑफ 8 क्रेनियल नर्व। समझ गए कि नहीं? और 8 क्रेनियल नर्व इज अ वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ठीक है जी। तो नर्व के साथ जो भी हियरिंग लॉस है वो न्यूरल हियरिंग लॉस है, ठीक है जी। अकॉस्टिक न्यूरोमा के साथ सामने लिखे आर, दैट इज आल्सो नोन एज वेस्टिबुलर श्वानोमा। इसका दूसरा नाम क्या है? वेस्टिबुलर श्वानोमा। देखिए ये कौन सी नर्व की ट्यूमर है? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। और इस वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के 2 हिस्से हैं, एक वेस्टिबुलर पार्ट है और एक कोक्लियर पार्ट है। तो इस ट्यूमर के 80% चांस वेस्टिबुलर पार्ट से होते हैं, इसलिए उसको वेस्टिबुलर श्वानोमा कहते हैं। समझ गए कि नहीं? और वेस्टिबुलर पार्ट का मेन काम बैलेंस है, तो उसमें बंदे का बैलेंस ज्यादातर खराब होता है, ठीक है जी। और इसके साथ एक और भी लिखे, आर लिखे दैट इज कॉल्ड न्यूरोलीमोमा। तो इसका तीसरा नाम न्यूरोलीमोमा भी है। तो न्यूरोलीमोमा, अकॉस्टिक न्यूरोमा एंड वेस्टिबुलर श्वानोमा, दीज आर दी सिनोनिमस ऑफ फीचर्स। ये सारे के सारे जो नेम्स हैं ये आपस में सिनोनिमस है, इनका मतलब एक ही है। दीज आर दी 8 क्रेनियल नर्व ट्यूमर, ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें, मीनियर डिजीज का नाम सुना है? दैट इज कॉल्ड मीनियर डिजीज। और मैंने आप लोग को उस दिन ये बताया था कि इसमें एंडोलिम्फ जैसे फ्लूइड की जो लेवल है इनर एयर में बढ़ती है, और इसको एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स भी कहते हैं, ठीक है जी। तो मीनियर डिजीज ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे कान का अंदर वाला हिस्सा मुतासर होता है, जिसको इनर ईयर कहते हैं। और इनर ईयर के अंदर जो फ्लूइड है एंडोलिम्फ, उसका सिक्रीशन क्या हो जाता है? ज्यादा। और एंडोलिम्फ कान के अंदर बढ़ता रहता है, उसका सिक्रीशन होता है, बट उसका जो ड्रेनेज है सिस्टम वो ब्लॉक हो जाता है। तो जहाँ पे सिक्रीशन ज्यादा बिल्ड होगी वहां पे इंसान को कान के अंदर भारीपन महसूस होता है, तो उसमें हैवीनेस इन द एयर की फीलिंग आती है, ठीक है जी। और जब फ्लूइड ज्यादा होगी वो कोक्लिया को, वेस्टिबुलर पार्ट को प्रॉपर काम करने नहीं देगी, तो फिर है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखे, नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस। कभी कभार क्या होता है, जो लोग ज्यादातर शोर करते हैं तो उस वजह से भी हमारी इनर ईयर अपैरेटस सेंसिटिव होती है, तो उसमें भी इनर ईयर जो है वो डैमेज हो सकती है। नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस ये 2 तरह की होती है। अगर नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो वो कंडक्टिव भी हो सकती है, बट इसमें इनर ईयर अगर जाए तो वो सेंसरी न्यूरल भी हो सकती है, ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेके ओटोटॉक्सिक ड्रग्स, मतलब मेजॉरिटी जो ड्रग्स ऐसे हैं जो हमारे कान को नुकसान पहुंचाते। कुछ लोग इधर आए, आगे आए, इधर जगह है शाबाश। तो इधर लेके हमारे पास नेक्स्ट देखे 5वें नंबर पे ओटोटॉक्सिक ड्रग। नाम सुने कि नहीं? जो ओटोटॉक्सिक ड्रग है ये आप लोगों ने 2-3 याद रखने हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम सुना होगा, दैट इज ओटोटॉक्सिक। और लूप डायूरेटिक्स, कौन सा? लूप डायूरेटिक। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन विच इज एंटीबायोटिक एंड लूप डायूरेटिक विच इज अ डायूरेटिक्स। और साथ में लेके क्लोरामपेनिकॉल, ये भी एक एंटीबायोटिक है, दे कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी। तो क्लोरामपेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन
एंड लूप डाययूरेटिक्स, जिसका क्लासिकल एग्जांपल है फ्यूरोसिमाइड, लेजिक्स के नाम से जो आता है। दे ऑल आर ऑटोटॉक्सिक इन नेचर। इस तरह के ड्रग जब आप मरीज को देते हैं, पहले आप उससे पूछे कि आपको कान का कोई मसला तो नहीं है, आपको आवाज सुनाई देने में कोई मसला तो नहीं है। अगर उसको इनर ईयर का मसला है, या तो इन ड्रग्स को अवॉइड करें या इनकी डोज को बहुत ज्यादा कम रखें। ठीक है जी। तो ये लिस्ट क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और ये लिस्ट क्या है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग। ये मैं 2021 की बात करता हूँ, 2021, आज से 2-3 साल पहले ENT के स्टेशन पे क्वेश्चन ये था कि उसने लिखा था व्हाट इज हियरिंग लॉस, द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कांट हेयर प्रॉपरली ऑफ द सब्जेक्टिव वॉइस। अगर किसी वॉइस को बंदा प्रॉपर ना सुन सके तो हियरिंग लॉस है। उसमें जो बंदा आवाज सुनेगा वो डिले सुनेगा, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्वेश्चन के मुताबिक बंदे को नहीं होगा। इसको कहते हैं डिलेड एंड डिफेक्टिव स्पीच। समझ रहे कि नहीं? तो इनएबिलिटी ऑफ द ईयर टू हेयर प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड हियरिंग लॉस। अगर एक बंदा बिल्कुल ना सुने तो उसको डेफनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफनेस। वो बिल्कुल नहीं सुनते। हियरिंग लॉस में सुनते हैं बट कम सुनते हैं। और फिर नीचे लिखा था क्लासीफाई बिटवीन कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो अगर किसी ने 5 चीजें लिखनी थी तो उसका 20/20 आंसर था। ठीक है जी। तो ये लिस्ट आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद करनी है, और फिंगर टिप्स पे इसको एग्जैक्टली इसी तरह ही लिखना है। अब जिस तरह भाई ने कहा इम्पैक्टेड वैक्सिंग, फॉरेन बॉडी है, अगर आप इसमें 1-2 बातें भूल जाए तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं, बट जो लेके उसके पीछे रीजन होना चाहिए कि ये एक्सटर्नल ईयर या मिडल ईयर का मसला है, और इसमें जो चीज लेके तो वो इनर ईयर का मसला होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब हम डिस्कस करेंगे इस तरह की हियरिंग लॉस को मालूम करने के लिए हम कौन से टेस्ट करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट करते हैं। तो अभी आप लोग हेडिंग दे दे रेनी टेस्ट। हम सबसे पहले जो टेस्ट करेंगे, मैंने उस दिन नाम बताया था ना, तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे हियरिंग टेस्ट के बारे में। तो पहला लेके रेनी टेस्ट। ओके जी। अब जो रेनी टेस्ट है दैट इज वेरी इजी टू परफॉर्म, लेकिन इसका जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा मतलब मल्टीप्लाई होता है जब आप उसको टी करते हैं इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। देखें, सबसे पहले हम अब टेस्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड रेनी टेस्ट। रेनी टेस्ट के अंदर 2-3 चीजें बहुत अहम है जो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है जी। रेनी टेस्ट में हम ट्यूनिंग फोर्क इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज? ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को बताता जाऊं, ये एक प्रैक्टिकली ट्यूनिंग फोर्क है, ये तो सबने देखा होगा। ठीक है जी। ट्यूनिंग फोर्क को जब हम पकड़ते हैं तो हमें हैंडल से पकड़ना होता है। कहां से? हैंडल। ये इसका हैंडल होता है, जहां से हम इसको पकड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? हैंडल। फिर इसके 2 जाज होते हैं, इसको जाज कहते हैं या इसको फ्रॉन्ग्स कहते हैं, FRONG, फ्रॉन्ग्स। ठीक है जी। हम कहते हैं अ डिवाइस विच हैज 2 फ्रॉन्ग एंड 1 हैंडल, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है जी। ट्यूनिंग फोर्क इज अ U शेप इन अपर प्लेस एंड विद 1 हैंडल, या इसको हम Y शेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Y शेप। इसके ऊपर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, किसी पे 256 लिखा होता है, किसी पे 512 लिखा होता है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हम देखते हैं मुख्तलिफ क्लिनिकल प्रैक्टिस में मुख्तलिफ ट्यूनिंग फोर्क इस्तेमाल होते हैं। बट आप लोग को सीधा साधा एक आम ट्यूनिंग फोर्क दिया जाएगा कि रेनी टेस्ट किस तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। अब और से सुने, सबसे पहले हम ट्यूनिंग फोर्क को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करते हैं, बट इसकी फ्रॉन्ग्स को करते हैं। किस चीज को? फ्रॉन्ग्स को। मैंने इसको स्ट्राइक किया, अब देखिए मैंने उसका जो हैंडल है वो यहाँ पे मास्टर्ड प्रोसेस पे रखा है। कहाँ पे? मास्टर्ड प्रोसेस। मरीज को बताएंगे जब आपको आवाज सुनाई देना बंद करे तो फिर बताना है। एक वक्त आएगा मरीज कहेगा आई कांट हेयर आगे मोर। समझ रहे कि नहीं? फिर उसी टाइम आप ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रॉन्ग है विदाउट टचिंग एनीथिंग उसके कान के नजदीक ले आए और टच नहीं करना। फिर मरीज को दोबारा आवाज सुनाई देगा, और जब सुनाई देना बंद करेगा तो हम उससे पूछेंगे कि आपको जब मैंने कान के साथ ट्यूनिंग फोर्क रखा ये आवाज तेज थी, या जब मैंने यहाँ पे बोन पे रखा था तब तेज थी। समझ रहे कि नहीं? तो जो बोन पे हम ट्यूनिंग फोर्क रखते हैं ये बोन कंडक्शन मालूम करते हैं, और जो यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह रखते हैं ये एयर कंडक्शन होता है। क्या होता है? एयर कंडक्शन। तो सबसे पहले इस रेनी टेस्ट के लिए याद रखें, इनिशियली प्लेस ट्यूनिंग फोर्क ऑन मास्टर्ड प्रोसेस। कहाँ पे रखते हैं? मास्टर्ड प्रोसेस पे। सबसे पहले तो लेके कि इनिशियली प्लेस ट्यूनिंग फोर्क ऑन मास्टर्ड प्रोसेस। सबसे पहले हम ट्यूनिंग फोर्क को किस पे रखते हैं? मास्टर्ड प्रोसेस। ठीक है जी। व्हेन दी पेशेंट नॉट एबल टू हेयर मोर देन होल्ड, हाँ जी, नियर द एयर। कहाँ पे? नियर द एयर। लेकिन बात क्या है? टच नहीं करनी। ठीक है जी। होल्ड नियर द एयर एंड आस्क द पेशेंट टू हेयर आर नॉट। ऐसा है कि नहीं? टू हेयर आर नॉट। हम फिर पेशेंट को यहाँ पे बताते कि अब बताए कि आपको आवाज़ सुनाई दे रहे कि नहीं दे रही। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो रेनी टेस्ट के अंदर हमने जनाब 2 चीज़ों को डिस्कस करना है। तो ईयर का जो बाहर वाला हिस्सा है इसको आरिकल कहते हैं, या इसको हम पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन्ना। सो रेनी इज अ मतलब बिहाइंड द पिन्ना। पिन्ना समझ रहे कि नहीं? पिन्ना के पीछे मास्टर्ड प्रोसेस पे रखते हैं, और फिर इसके बाद जब मरीज को मजीद आवाज़ सुनाई नहीं देगा तो हम ट्यूनिंग फोर्क के फ्रॉन्ग्स को इसके कान के साथ नज़दीक रखेंगे, और फिर मरीज को बताएंगे कि आपको आवाज़ सुनाई दे रहे कि नहीं दे रहे। ठीक है जी। इसके बाद लेके इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लेके इंटरप्रिटेशन,
और एक बात शायद आप लोग मेरे साथ एग्री करें, जो लोग प्रीवियस क्लासेस में थे, मैंने कहा जो बंदा क्लास में से नहीं करेगा वो इंशाल्लाह पास है, ठीक है। तो आप लोग को मैंने ये बात बताई थी कि ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होते, इस पे हम जस्ट गेस कर सकते हैं, लेकिन इस पे हम डायरेक्टली पिन पॉइंट डायग्नोसिस तो नहीं कर सकते, उस पर हम फिर ऑडियोग्राम वगैरह का सहारा लेते हैं, ठीक है जी। अब लेके इधर फोकस करें। एफ, अगर मिसाल के तौर पे हमें पेशेंट बताता है कि जो एयर कंडक्शन है, एसी से मुराद क्या है, एयर कंडक्शन, समझ गए कि नहीं, और एक होता है बोन कंडक्शन। अगर मरीज कहता है कि जब हमने ट्यूनिंग फोर्क इसके कान के नजदीक ले आया, उसको वो वाला आवाज ज्यादा सुनाई दे रहा था जब पहले हमने यहाँ पे रखा था उससे, तो हम क्या कहेंगे कि एयर कंडक्शन ग्रेटर देन बोन कंडक्शन। ऐसा है कि नहीं, कि जो एयर कंडक्शन है वो बोन कंडक्शन से क्या है, वो ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जब एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज्यादा होगा, इसको हम पॉजिटिव रेनी टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेनी। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेनी टेस्ट, देखिए रेनी टेस्ट, हाँ ब्रैकेट में क्या लिखना है, पॉजिटिव, कि इस पेशेंट का रेनी टेस्ट पॉजिटिव है। वहां पे एग्जामिनर ये भी पूछता है कि रेनी टेस्ट नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। तो अगर एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेनी टेस्ट। और ये हमें कैसे पता चलेगा, मरीज की बोलने से पता चलेगा। मरीज कहेगा डॉक्टर साहब यहाँ की जो आवाज थी उसकी फ्रीक्वेंसी तेज थी बजाय इधर की, तो आप कहेंगे कि एयर कंडक्शन ग्रेटर देन बोन कंडक्शन। आसान है कि नहीं। तो इसको रेनी टेस्ट क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है या तो फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल मीन के नॉर्मली एयर के साउंड वेव्स कैन ट्रेवल फास्टर इन द एयर एज कम्पेयर टू बोन। हमारी जो साउंड वेव्स है वो एयर के अंदर ज्यादा तेज फास्टर ट्रांसफर होती है बनिस्बत बोन के। तो इसका मतलब या तो इस बंदे के दोनों कान ठीक है, हाँ जी, फिजियोलॉजिकल है, क्योंकि नॉर्मली एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज्यादा होती है। तो रेनी टेस्ट पॉजिटिव का मतलब यह है कि फिजियोलॉजिकल, इसका मतलब यह है कि कोई मसला नहीं है। और कभी कभार क्या होता है, आर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो होता है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा ट्यूनिंग फोर्क पे आप यहाँ पे फिंगर नहीं रख सकते कि यार एग्जैक्टली इसी तरह है। ये हमें पॉसिबिलिटी बताती है, ये फिजियोलॉजिकल भी है और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी है। लेकिन एक चीज का पता चल गया कि एटलीस्ट ये ब्लंडर ना मारे, जब एयर कंडक्शन ज्यादा है तो एक्सटर्नल और मिडल एयर खुला है तो एयर कंडक्शन ज्यादा है ना, अगर उसमें ब्लॉकेज होती तो एयर कंडक्शन फिर कम होता। तो एयर कंडक्शन का बोन से ज्यादा होने का मतलब कम से कम कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस नहीं है। अब समझ रहे हैं कि नहीं, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि एयर कंडक्शन ज्यादा का मतलब कि साउंड वेव्स एयर में ज्यादा जा रही है, तो एक्सटर्नल एयर और मिडल एयर ठीक है तब जाएगी ना, तो इसका मतलब कंडक्टिव हियरिंग लॉस नहीं है। या तो यह फिजियोलॉजिकल है या उस बंदे को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। अब कैसे मालूम करेंगे कि सेंसरी न्यूरल है कि नहीं है, हम यहाँ पे फिर वेबर टेस्ट का सहारा लेंगे। कौन से का, वेबर। अभी हम थोड़ी देर तक वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं कि अगर एक पेशेंट है, मैं इसका एक क्लू बता रहा हूँ, गौर से सुने। अब मैं एक पेशेंट को देखता हूँ, मैंने उसका यहाँ पे मस्टर्ड प्रोसेस पे रखा ट्यूनिंग फोर्क और एक यहाँ पे रखा, मरीज स्टेबल है और वो सुन रहा है, बट वो बाद में कहता है कि यहाँ की आवाज स्लाइटली ज्यादा थी बनिस्बत यहाँ की, तो मतलब वो मरीज नॉर्मल ज्यादातर हो सकता है। जिस मरीज का आप यहाँ पे रखते हैं ना, यहाँ पे, और फिर ट्यूनिंग फोर्क यहाँ लाते हैं ना, जैसे लाते मरीज जंप मारता है। मेरी बात और से सुने, मरीज क्या करता है, जंप मारता है, क्योंकि इसकी यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो मल्टीपल टाइम इंक्रीज होती है, जिसका वो सामने नहीं कर सकता। तो इसको हम फिर ऐसा लिखेंगे मिसाल के तौर पे कि गौर से सुने, एयर कंडक्शन ज्यादा है कि कम, हाँ कम नहीं है ना यार, इधर ठीक है। इधर देखिए, ये जो जंप मारने वाला मरीज है ना, एयर कंडक्शन मल्टीपल टाइम ज्यादा है, किस चीज से, बोन कंडक्शन से। इसका मतलब एक तो जस्ट ज्यादा है ना, वो मरीज सुनता है, और जो मरीज सुन ना सके तो इसका मतलब बहुत ज्यादा है। तो जो बहुत ज्यादा वाला कंसेप्ट है वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में होती है। अब समझ गए कि नहीं, ये क्लू है जो आप लोगों ने याद रखना है। कि आप देखें ये रेनी टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, फोकस करें। एयर कंडक्शन जब भी बोन से ज्यादा होगी दैट इज पॉजिटिव रेनी टेस्ट। तो ये ज्यादा है कि कम, ज्यादा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और ये भी क्या है, तो दोनों है पॉजिटिव, बट ये नॉर्मल है और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव, तो ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकती है। अब समझ गए कि नहीं, ये एक क्लू है जो आप लोग याद कर सकते हैं, दैट इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। आप लोगों से सर ये पूछता है ना छोटी छोटी चीजें कि एयर कंडक्शन अगर बोन से ज्यादा है रेनी टेस्ट में, तो ये तो फिजियोलॉजिकल है, बट कैन यू टेल मी इन सेम पॉजिटिव रेनी टेस्ट देयर मे बी हियरिंग लॉस, दैट विल बी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इस तरह याद रखें, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए, अगर हम रेनी टेस्ट करते हैं, इधर देखिए एफ, अगर मिसाल के तौर पे हम रेनी टेस्ट करते हैं ना, एफ अगर इस तरह आता है, एयर कंडक्शन लेस देन क्या होता है, बोन कंडक्शन है, ये भी तो हो सकता है ना। तो लेकिन रेनी टेस्ट नेगेटिव होता है, क्या होता है, रेनी टेस्ट नेगेटिव। अब मैं इसका उल्टा बता रहा हूँ, एक तो हमने रेनी टेस्ट क्या पढ़ा है, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, रेनी टेस्ट नेगेटिव। अब देखें, दैट इज रेनी टेस्ट नेगेटिव, ये हम नेगेटिव का लेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहाँ तक क्लियर है, रेनी टेस्ट नेगेटिव है। अब इसमें यह है कि जो पेशेंट को यहाँ की आवाज, वो ये कह रहे कि मुझे मिसाल के तौर पे जब यहाँ पे आपने ट्यूनिंग फोर्क रखा था वो आवाज तेज सुनाई दे रही थी बनस्बत यहाँ के, इसका मतलब कि इसकी जो साउंड वेव्स की कंडक्शन है वो कम है कि ज्यादा,
कम है, और जो AC है एयर कंडक्शन है वो लेस देन है बोन कंडक्शन से। तो AC का मतलब जब एयर के अंदर वेव्स नहीं जा रही, या तो एक्सटर्नल एयर का मसला है या मिडल एयर का, तो लेके कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। ये क्या है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये समझ गए कि नहीं? तो इसमें हम ये बताएंगे इट मे बी कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अगर एक साइड की है हाँ जी तो यूनिलेटरल है, और अगर दोनों साइड की है तो बाइलेटरल है। वेरी गुड। अब आप लोगों ने मुझे आंसर देना है, ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, टाइम कम है। जो लोग बिल्कुल जाग रहे तो आंसर दे सकेंगे। मैं पेशेंट की पहले बाएं कान का मुआयना करूंगा, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट ईयर। ठीक है जी। लेफ्ट ईयर में जब मैंने ट्यूनिंग फोर्क रखा है तो मुझे यहाँ पे मास्टर्ड प्रोसेस पे आवाज सुनाई दे रहा है। ठीक है। सेम ट्यूनिंग फोर्क जब मैं इधर लाता हूँ तो इधर की आवाज बनिस्बत इधर से ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है। तो AC ग्रेटर देन BC। तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? आप लोग कहेंगे कि इस पेशेंट का लेफ्ट ईयर का रेनी टेस्ट पॉजिटिव है। समझ रहे कि नहीं? फिर मैं ऐसा करता हूँ दूसरे ईयर की तरफ, पेयर शुड बी कंपेयर। याद है कि नहीं? मैं यहाँ पे रखता हूँ ट्यूनिंग फोर्क और फिर यहाँ पे, तो AC लेस देन BC होता है। इसका मतलब यहाँ का जो कंडक्शन है वो ज्यादा है, यहाँ का कंडक्शन कम है। तो ये क्या है? रेनी टेस्ट नेगेटिव है। तो हो सकता है ये वाला कान मेरा ठीक हो, क्योंकि इसमें एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज्यादा है, और हो सकता है कि इस साइड की मुझे कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो। ठीक है जी। तो रेनी टेस्ट नेगेटिव का मतलब कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, पॉजिटिव का मतलब या तो नॉर्मल है, अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। आप समझ गए कि नहीं? ये रेनी टेस्ट की इंटरप्रिटेशन है, सबसे इजीएस्ट वे में पढ़ा है आप लोगों को। ठीक है। इसके बाद देखिए वेबर टेस्ट। अभी हम डिस्कस करते हैं कि वेबर, जब इन दोनों को मिलाऊंगा ना तो फिर हम डायग्नोज बताएंगे। ठीक है जी। अब लेके वेबर टेस्ट। इधर तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर। सिंपल आप लोगों ने टेस्ट परफॉर्म करना सीखना है और इसको इंटरप्रेट करना है, वो आसान बस आप लोगों को मैं डिस्कस कराने जा रहा हूँ। लेकिन वेबर टेस्ट क्या होता है? वेबर टेस्ट में आप लोग को मेरे ख्याल में 80% माशाल्लाह स्टूडेंट को पता होगा कि इसमें हम जब ट्यूनिंग फोर्क रखते हैं तो वर्टेक्स पे रखते हैं, इधर मिड लाइन पे रखते हैं। ये बात बताई थी कि नहीं वेबर टेस्ट में? इधर इसके बारे में थोड़ा सा देखिए कि इसका मतलब क्या है, और से सुने। जब हम ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करते हैं किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क को हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ आप लोगों ने स्ट्राइक किया है, देन यू पुट द हैंडल ऑफ दैट ट्यूनिंग फोर्क ऑन द मिडल पार्ट। इसको वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। पेशेंट दो तरह की बात बताएगा। वो ये कहेगा कि मुझे यहाँ पे इस तरफ बंग बंग की आवाज आ रही है, साउंड नहीं होता, वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन, पेशेंट कहता है कि मुझे दोनों साइड पे एक जैसा फील होता है। समझ रहे कि नहीं? या कुछ लोग होते हैं जिसमें ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, तो उसमें वाइब्रेशन से हट के हमें साउंड सुनने को मिलता है, सेंसिटिव ट्यूनिंग फोर्क वाले। ठीक है जी। ये तो आम ट्यूनिंग फोर्क है। कुछ ट्यूनिंग फोर्क स्पेशल होते हैं जो हम क्लिनिक के अंदर यूज करते हैं, तो उसमें वाइब्रेशन की वजह हमें साउंड सुनने को मिलती है। या तो मरीज कहेगा कि मैं यहाँ से जो साउंड जनरेट होता है दोनों साइड पे एक जैसा सुन रहा हूँ, या मरीज कहेगा कि यहाँ से जो वाइब्रेशन जनरेट होती है दोनों साइड पे एक जैसे सुन रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसको हम कहते हैं कि अगर दोनों साइड पे वाइब्रेशन या साउंड एक जैसी जा रही है तो मतलब ये नॉर्मल वेबर टेस्ट है। इसको हम कहते हैं नो लेटरलाइजेशन। क्या कहते हैं? नो लेटरलाइजेशन, कि किसी एक साइड को फेवर नहीं कर रही है। अगर एक साइड पे ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं साउंड इज मोर लेटरलाइज टू दैट साइड। समझ रहे कि नहीं? अगर दोनों साइड पे सेम है तो लेटरलाइजेशन नहीं है। तो पहले तो लेके इसके कुछ पॉइंट्स लेके, अगर पुट the handle of tuning fork on the vertex, ठीक है, मिड लाइन को कहते हैं वर्टेक्स। आफ्टर डायरेक्ट नहीं, आफ्टर स्ट्राइकिंग विद हार्ड ऑब्जेक्ट, बताया था क्या नहीं? आफ्टर स्ट्राइकिंग विद हार्ड ऑब्जेक्ट, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ जब हम ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? शाबाश, इसी को हम फिर वर्टेक्स पे रखते हैं। ठीक है जी। एंड if the sound heard by patient same on both side, ऐसा है कि नहीं? दोनों साइड पे साउंड उसको सेम सुनाई दे रहे या वाइब्रेशन सुनाई दे रहे। ठीक है। देन इट इज रेफर्ड एज नो लेटरलाइजेशन। इसमें लेटरलाइजेशन नहीं हो रही है। यहाँ तक सब एग्री है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि किसी साइड के ऊपर जो साउंड है वो फेवर नहीं कर रही, देयर इज नो लेटरलाइजेशन। अब समझ गए कि नहीं? अब गौर से सुने, यहाँ पे दो बातें जिसने गेट की है ना वो बंदा कभी फेल नहीं हुआ है, और हमें जो डायग्नोसिस बनानी है ना वो इन दो बातों के ऊपर है जो अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी। अभी दो सेंटेंस है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है एवरीवन फोकस, नहीं समझ आए तो पूछे, बट एवरीवन हैज द राइट टू आस्क द क्वेश्चन एंड एवरीवन मस्ट नो द क्लियर कंसेप्ट हियर। ठीक है जी। दो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। अब अगर आपके मरीज को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, क्या है? सेंसरी, तो लेके FSNHL। अगर मरीज है जिसको पहले से SNHL है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, हो सकता है कि नहीं? तो फिर लेके इसका जो साउंड है ना, साउंड मरीज को अगर मिसाल के तौर पे गौर से सुने, आप लोग मेरी बात अपने आप पे अप्लाई करें। समझ रहे कि नहीं? आप लोग यहाँ से सोचे, अगर एक मरीज है
उसको बाएं कान का सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। कौन से कान का? बाएं। मैं लेफ्ट साइड की बात करूंगा, ठीक है जी, लेफ्ट साइड सेंसरी न्यूरल। तो जब हम उसका कौन सा टेस्ट करेंगे? वेबर टेस्ट, तो उसको ज्यादा आवाज सुनाई देगा राइट साइड पे। अब ये चीज आप लोगों ने समझनी है। तो मैं सेंटेंस बोलता हूँ कि एफ विच हेयरिंग लॉस, देन द साउंड विल बी लेटरलाइज मोर ऑनटू द अनअफेक्टेड साइड। अब समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब यह है कि अगर उसको लेफ्ट का मसला है तो उसको ज्यादा आवाज सुनाई राइट पे सुनाई देगा जो अनअफेक्टेड है। अब क्लियर है कि नहीं? ये इसका रूल है, तो आप लोगों ने इसके बारे में यहाँ से चीजें सीखनी है। अब मैं वो भी बता रहा हूँ, प्रूव करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट फॉर अ व्हाइल मेरे साथ एग्री करे। ये दो सेंटेंस लेके फिर प्रूफ करता हूँ, एवरीथिंग विल बी इजी। ठीक है जी, तो यहाँ पे लेके द वेबर विल बी हाँ जी मोर लेटरलाइज। ये बात ये है कि नहीं? लेटरलाइज से मुराद उस साइड पे ज्यादा आवाज जाएगी, ऐसा है कि नहीं? टू दी अनअफेक्टेड साइड, ऐसा है कि नहीं? अनअफेक्टेड साइड। तो अगर मिसाल के तौर पे इंसान को, उस पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस लेफ्ट साइड की है और उसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, तो उसको ज्यादा आवाज किस साइड पे सुनाई देगी? राइट पे, एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी, अगर राइट पे सेंसरी तो लेफ्ट साइड पे आवाज सुनाई देगी। आसान है कि नहीं? लेकिन अगर आपकी पेशेंट को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, क्या है? कंडक्टिव हो सकता है कि नहीं? तो आप लोग यहाँ पे लेके CHL। अब ये तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की सिनेरियो है। अगर उस मरीज को एट द सेम टाइम क्या है? कंडक्टिव है, ये वाला नहीं है, तो फिर उसका जो वेबर है ना वो उसी साइड पे ज्यादा सुनाई देगी जिस साइड का क्या हो? मसला हो। ठीक है जी, अब लेके द वेबर विल बी मोर लेटरलाइज टू दी अफेक्टेड साइड। हम क्या लिखेंगे? अफेक्टेड, चाहे वो राइट साइड के या लेफ्ट साइड के हो, टू दी अफेक्टेड। यार यहाँ से एक बात मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, कितने लोग हैं जो ये बात सोच रहे हैं, रेज योर हैंड, कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि अफेक्टेड साइड कौन सा है? ये बात किसी के माइंड में है कि नहीं? एक दो हम कहते हैं ना अफेक्टेड और अनअफेक्टेड हो, तो आप लोग को तो ये चीज भी सोचनी होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि अफेक्टेड है या अनअफेक्टेड। तो केस के अंदर पेशेंट ने बताया होगा कि मेरे दाएं कान का मसला है, तो वो हिस्ट्री में मसला बताएगा ना कि किस कान में उसको आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो जिस कान की प्रॉब्लम में वो आता है तो उसको हम अफेक्टेड साइड कहते हैं, जिस कान में उसको मसला नहीं है तो वो अनअफेक्टेड है। अगर दोनों कान के मसले हैं ना तो बोथ आर अनअफेक्टेड। तो इसका मतलब ये है उसके लिए हम फिर ऑडियोग्राम वगैरह का सहारा लेते हैं। समझ रहे कि नहीं? वहां पे रेनी और वेबर टेस्ट की लिमिटेशन आती है। आप लोग को मैंने पहले बताया था ये दोनों डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। समझ गए कि नहीं? ये 95% यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस को देखती हैं, बाइलेटरल को ज्यादातर ये नहीं देख सकती। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया कि नहीं? अब वेबर टेस्ट और रेनी टेस्ट, इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने कहा मैं थोड़ा प्रूफ करूंगा कि ऐसा क्यों है। और से सुने, हम ऐसा करते हैं, हमारे पास एक ईयर कंडक्शन है और एक बोन कंडक्शन है। मैं अगर कान के साथ ट्यूनिंग फोर्क रखता हूं ना, फिर हम क्या चेक कर रहे हैं? ईयर कंडक्शन। इसके साथ एग्री है कि नहीं? कौन सा कंडक्शन? तो हम स्टेटस देखना चाहते हैं कि एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर ठीक है कि नहीं है। ईयर कंडक्शन इज द क्वालिटी ऑफ एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर, दैट्स इट। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ ना बोन पे, बोन कंडक्शन हमें जरूर बताएगी इनर ईयर अपरेटस, ये हमें इनर ईयर डायरेक्ट बताती है, उसमें कोक्लिया वगैरह, सेमी सर्कुलर कैनाल्स वगैरह। ठीक है जी, तो यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क रखने से किस पे? मस्टर्ड बोन पे, मस्टर्ड प्रोसेस पे, ये हमें इनर ईयर बताती है, और यहाँ पे रखने से एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर हमें बताती है। अब और से सुने, मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर वेबर टेस्ट है, अब माइंड वाला गेम है, वेबर टेस्ट है तो इट ऑलवेज ओनली डील विद द बोन। ये बोन के साथ है। ये वर्टेक्स क्या है? बोन है कि नहीं है? ये बोन है। रेनी में तो बोन भी है और एयर भी है, इसमें सिर्फ क्या है? बोन है। ये बात समझ रहे कि नहीं? हम कहते हैं कि अगर, और बोन हमें कौन सा एयर बता रहे हैं? इनर एयर बता रहे। कौन सा? इनर एयर। तो अगर एक मरीज है ना, अब वो से सुने, एक मरीज है, उसको मिसाल के तौर पे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, वो से सुने, मुझे लेफ्ट साइड का सेंसरी न्यूरल है, तो मैं यहाँ पे अगर वेबर करता हूँ तो मेरा इनर ईयर अपरेटस इस साइड का कमजोर है, तो बोन कंडक्शन उस साइड पे कमजोर होगी कि नहीं? क्योंकि मुझे मसला वहां पे है, तो मुझे ज्यादा आवाज उसी सेम साइड पे आएगी कि अपोजिट पे। इसलिए सेंसरी न्यूरल में लेटरलाइज टू द अनअफेक्टेड साइड होता है। इसका मतलब ये है, ये फिर से बता रहा हूँ, ये इसमें ट्रिक है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। कितने लोग गेट कर चुके इस बात को? वेरी गुड। अब और से सुने, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ ना, ये बोन है और बोन हमेशा इनर ईयर बताती है, तो अगर मुझे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है लेफ्ट साइड की इनर ईयर का, तो फिर ये तो इनर ईयर आपको बता रही है ना बोन, तो उस साइड का जो मुझे मसला है वो तो कमजोर है, वीक है, तो मुझे आवाज सुनाई नहीं देगी। तो मुझे अगर सेंसरी न्यूरल लेफ्ट साइड का है तो मेरा ज्यादा आवाज किधर जाएगी? राइट साइड पे जाएगी, ये अपोजिट पे जाएगी। मेरी बात समझ गए कि नहीं? और जो कंडक्टिव है उसमें सेम साइड पे जाएगी। इसकी वजह यह है कि दूसरे साइड का इनर ईयर तो ठीक है ना, लेकिन कंडक्टिव वाले पे सेम साइड जाएगी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आप लोगों ने सोचने एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है, फिर भी समझ ना आए तो आई विल हेल्प। अब ऐसा करते हैं, नीचे लेके, तो हमने दो टेस्ट लेके, रेनी टेस्ट एंड वेबर टेस्ट। अब नीचे लेके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल जो एग्जाम में आते हैं रियल, उसके बारे में दो तीन बातें बता रहा हूँ। अब आप लोगों ने ये भी, ओके, हम रेनी टेस्ट को जब एग्जामिनर के सामने या आप ENT में काम करते हैं, रेनी टेस्ट या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है।
और वेबर टेस्ट या लेटरलाइज होता है या नॉन लेटरलाइज होता है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, वो लेटरलाइज नॉन लेटरलाइज का कंसेप्ट है, ठीक है। रेनी में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। लेकिन प्रैक्टिस एग्जाम्पल के बारे में 2-3 चीजें अभी डिस्कस करेंगे। ऐसा करते हैं, टेक 20 सेकंड टाइम। आप लोग को मैं बताता हूँ कि एक पेशेंट है, वो क्लिनिक के अंदर आए हैं और उसने हमारे उसको हियरिंग लॉस है, हियरिंग लॉस में उसको हमने टेस्ट करवाए, ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट। तो लेकिन इसका जो रेनी टेस्ट है ना, रेनी टेस्ट हमने करवाया और एक हमने उसको क्या करवाए हैं, वेबर टेस्ट करवाए हैं। ये हमने मरीज के करवाए हैं, ठीक है जी। रेनी टेस्ट लेके पॉजिटिव बाइलेटरली, इसका रेनी टेस्ट दोनों कानों का क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे लेके पॉजिटिव बाइलेटरली, ठीक है जी। और यहाँ पे लेके जो उसका वेबर टेस्ट है ना, लेटरलाइज टू राइट साइड, किस साइड पे होता है, राइट साइड पे। इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, आप लोग 20 सेकंड टाइम ले ले, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, फिर बता दे, शाबाश जल्दी एक दूसरे के साथ 20 सेकंड टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, इससे पहले नहीं, ठीक है। आता हूँ, अगर गलत हुआ तो फिर शाबाश, डिस्कस करें, वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैंने जो एंगल से आपको पढ़ा इससे आसान तरीका नहीं है। हाँ जी, चलिए जी, जिसको आंसर पाते हैं रेज योर हैंड। हाँ, जो कहते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस लेफ्ट साइड, वो हाथ रेस करें। जो कहते हैं ओके ठीक है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस वाले कितने हैं? तो आप लोग किस में हैं? सिर्फ 2 हियरिंग लॉस है, एक सेंसरी न्यूरल है और एक तो सेंसरी न्यूरल 10 बंदे हैं और 40-30 बंदे किधर गए हैं? आप लोग किसी में भी नहीं है, नन ऑफ देम। हाँ नहीं, वो हमें नहीं पता है, मतलब पेशेंट का हिस्ट्री हमें नहीं पता है। मैं कहता हूँ इसी तरह हमने डायग्नोस करना है। हमें किसी ने बस व्हाट्सएप पे किसी ने रेनी और वेबर सेंड किया है, हमें नहीं पता पेशेंट कौन है। हाँ ओके, ये क्वेश्चन और से सुने, जो बात सुने, एक स्टूडेंट ने बात रेस, ये हिस्ट्री जरूर, हिस्ट्री अगर है तो डायग्नोस करना आसान है, अगर हिस्ट्री नहीं है फिर भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं विदाउट हिस्ट्री। इसके लिए हिस्ट्री जरूर है, बट हिस्ट्री के बगैर भी हम गेस कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ थोड़ा सा आसानी के लिए। चलिए जी, अब आते हैं वेबर की तरफ। आसान है, देखें, अगर मिसाल के देखें इसको ऐसा हल करते हैं, प्लीज गौर से सुनिए, इसके बाद सेकंड एग्जांपल आप लोग करेंगे और एवरीवन शुड आंसर, ठीक है। वेबर टेस्ट, इसके 2 पॉसिबिलिटी है, ऐसा है कि नहीं, वेबर किधर लेटरलाइज हो रहे हैं, राइट साइड पे। अब गौर से सुने, आप लोग इस तरह हल करने की कोशिश करें हर एक टेस्ट को। ये राइट साइड पे जा रही है, ठीक है जी, राइट साइड पे जा रही है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि हियरिंग लॉस कितनी किस्म के, 2 किस्म के हैं, इसलिए मैंने राइट 2 दफा लिखा है। अगर मरीज है ना, उसको मिसाल के तौर पे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, क्या है, सेंसरी न्यूरल है, मैं मिसाल के तौर पे एफ ले रहा हूँ, एफ अगर ये है तो फिर ये राइट साइड उस मरीज का अनअफेक्टेड होना चाहिए, ऐसा है कि नहीं, क्या होना चाहिए, अनअफेक्टेड। हमने कहा था ना कि जो वेबर है सेंसरी न्यूरल में किधर जा रहे हैं, अनअफेक्टेड पे जा रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। अगर मिसाल के तौर पे इसी मरीज को कौन सा हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव, जो हमें अभी तक पता नहीं है, तो फिर ये इस मरीज का वो साइड होना चाहिए जिसको इसका मसला है, ये सेम साइड होना चाहिए अफेक्टेड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, वेरी इजी। अब आते हैं इसके साथ सहारा लेते हैं इस रेनी टेस्ट का, क्लियर है। रेनी टेस्ट दोनों साइड का क्या है, इसका मतलब ईयर कंडक्शन बोन से ज्यादा है। अब मुझे ये बताए, जब ईयर कंडक्शन ग्रेटर देन बोन है तो इसका मतलब ये नॉर्मल फाइंडिंग है कि नहीं, ये नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है, इसका मतलब इसको कोई कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये तो हो नहीं सकता, कंडक्टिव हियरिंग लॉस नहीं है, क्योंकि दोनों साइड की रेनी पॉजिटिव है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस नहीं है। तो फिर बंदे को क्या है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, लेकिन उसको वेबर कहाँ पे ज्यादा सुनाई दे रहे हैं, तो उसका मसला लेफ्ट साइड पे, तो लेकिन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ऑन दी लेफ्ट साइड है, इसका मतलब ये है। आप समझ गए क्या नहीं, हिस्ट्री किधर गई, इसमें हिस्ट्री का कभी कभार रोल नहीं होता, बट यू कैन आंसर, ठीक है जी। यहाँ पे लेके सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ऑन विच साइड, आंसर इज लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड है, दैट इज द आंसर, वेरी गुड, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेके, शाबाश, मैं बता रहा हूँ इस एग्जांपल का आंसर आप लोगों ने करना है। एग्जांपल ये मैंने नम्स के पेपर में से किसी बंदे से मंगवा के प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हैं ना, वही बता रहा हूँ, जो आप लोगों को भी कॉपी पेस्ट आ सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर करने हैं, ठीक है। हाँ, अगर किसी को टेस्ट आया ना और उसने देख के बता दिया, जिस तरह से मुझे 10 सेकंड बताया कि इसका ये है, क्योंकि उसने गिट किया ना कि इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो आप लोगों का आंसर आता भी है तो फिर पढ़ते पढ़ते टेक टाइम, 2 से 3 मिनट टाइम लेके फिर आंसर करे, ऐसा ना हो कि फिर वाइवा शुरू हो जाए। तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा जल्दी भी आंसर नहीं करना, ये चीज आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है ना। ये चीज जहन से, ऐसा ना हो कि रात को नींद किया वाइवा वाले बात भूल गए, ठीक है ना, सुबह सवेरे गए और उधर काम शुरू हो जाए। क्वेश्चन पता भी हो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, इससे इंप्रेशन भी अच्छा जाता है। इससे क्या होता है कि ये बंदा रट के नहीं आया, इस बंदे ने टाइम लगाया, इसने कुछ कैलकुलेट किया है तब बताया है, और वाइवा का टाइम भी नहीं बचेगा, ठीक है जी। तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है वो, मतलब ब्रीदिंग वाले एरिया है वो, हमें वाइवा ना लेना, एज अ टू रेस्क्यू ब्रीथ फॉर अस इन द स्टेशन, ठीक है ना, तो याद रखना है। चलिए जी, एग्जाम्पल 2 लेके और इसका आंसर आप लोगों ने बताना है। लेके वेबर लेटरलाइज टू द राइट, वेबर किधर जा रहे हैं,
राइट साइड पे, लेटर लाइज टू राइट, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल के तौर पे वेबर, मैं कहता हूँ लिख, तो आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं मतलब लेटर लाइज किधर बताए हैं, राइट साइड पे, लेटर लाइज टू राइट है, और रेनी लेके नेगेटिव, रेनी नेगेटिव टू राइट साइड है। अब बताए किसका क्या हो सकता है, हाँ कौन सा, ठीक है चले आते। इसने बात की है कि राइट साइड कंडक्टिव हियरिंग लॉस, बट आप लोग इस फार्मूले के तहत करें यार क्या हो सकता है, वेबर पहले करें, वेबर के बाद आप फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में आ जाए। शाबाश, इसको क्विकली करें। जी आंसर मैं लिखता हूँ आप लोगों का, बताइए कौन सा है, राइट, ठीक है। इसके साथ कितने लोग एग्री करते हैं, हाँ एग्री, एग्री, वेरी गुड, दिस इज राइट साइड कंडक्टिव हियरिंग लॉस, एक्सीलेंट। अब समझ आ गए कि नहीं। अब प्रैक्टिस की बात है, जब थोड़ा सा देखिए क्लास आने से पहले ये किसी को नहीं पता था, बट आने का यही फायदा हुआ, एटलीस्ट आज के बाद आप इंटरप्रेट कर सकेंगे कि रेनी टेस्ट क्या है और वेबर टेस्ट क्या है, ठीक है जी। देखिए एग्जाम्पल 3, थर्ड नंबर एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोग लेके, वेबर में लेके, वेबर, ठीक है, वेबर जो टेस्ट है वेबर में, दैट इज नो लेटरलाइजेशन, दैट इज नो लेटरलाइजेशन, ठीक है जी। और रेनी में लेके रेनी, दैट इज पॉजिटिव बाइलेट। जिसको आंसर पता है रेज योर हैंड, ठीक है, मुझे पता है, एक मिनट, जिसको पता है रेज योर हैंड, जिसको पता है ये हाथ खड़ा करें, मुंह से ना बोले। चले एक बंदा, 2 3 4 5, बस। वेबर नो लेटरलाइज, रेनी पॉजिटिव बोथ साइड। आखिरी 2 रोज में जिसको पता है रेज योर हैंड। हाँ यार मुझे पता चले ये कर सकते हैं कि नहीं, कोई फ्रोजन शोल्डर वगैरह तो नहीं है किसी का, मुझे तो पता चले ना कितने लोग कहा था कि मैं फिर एग्जाम्पल आगे दूं कि ना दूं, ठीक है सही। मेजॉरिटी लोग जो कहते हैं नॉर्मल फाइंडिंग है, हाथ खड़ा करें, वेरी गुड, दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग, कि अगर आप वेबर करते हैं ना वो किसी साइड पे लेटरलाइज नहीं हो रहा, तो दोनों में इक्वल जा रहे हैं कि नहीं, दैट इज नॉर्मल। और रेनी टेस्ट दोनों साइड का क्या है, पॉजिटिव। तो इसमें भी एयर कंडक्शन बोन से ज़्यादा है जो होना चाहिए, और उसमें भी एयर कंडक्शन बोन से ज़्यादा है। तो अगर रेनी दोनों साइड का पॉजिटिव है और वेबर किसी साइड लेटरलाइज नहीं हो रहा, दैट इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग। समझ गए कि नहीं। एक और चीज़ आप लोगों से अब सर यहाँ पे वाइवा ले सकता है कि इस बंदे को कुछ हो सकता है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे कि सर यस हो भी सकता है। अब मैं बता रहा हूँ रेनी टेस्ट दोनों साइड का क्या है, पॉजिटिव है। अगर वहां पे और से सुने, इस तरह लिखा है, इधर देखे AC ग्रेटर देन BC, तो फिर तो ठीक है। अगर ऐसा लिखा है कि AC मल्टीपल टाइम ग्रेटर देन BC, तो इस बंदे का बाइलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकती है। बताया था क्या नहीं कि अगर रेनी टेस्ट दोनों साइड का पॉजिटिव है, ये नॉर्मल भी है, और अगर बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज है एयर कंडक्शन, तो दोनों साइड का सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो सकता है। क्या पता वो कहते हैं ये बंदा जिसका फाइंडिंग आप मालूम कर रहे हैं 80 साल का बूढ़ा बंदा है, तो उसको प्रेस बाइक्यूसिस हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। तो आप लोग अगर एज भी यंग एज है और आप लोगों को सिर्फ ये बताया है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये बताया है कि रेनी टेस्ट क्या है, पॉजिटिव, तो नीचे लिखना है कि माई डिफरेंशियल डायग्नोसिस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग आर बोथ साइड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो सर कहेगा कि यार इसको पता है, क्योंकि आपने 50-50 आंसर नहीं करना, पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है। वी डोंट नो अनटिल अनलेस कि जब तक हम ऑडियोग्राम ना करें, हम तक पेशेंट सामने नहीं बैठा हो, तो हमें नहीं पता होगा। तो हमें ये बताना है कि अगर केस में आंसर देना है तो बोथ साइड नॉर्मल फाइंडिंग या बोथ साइड बाइलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। ठीक है जी, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट होता है। ठीक है जी, तो आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करना है और इसको बार बार आप लोगों ने प्रैक्टिस में लेके आना है। ठीक है जी, चलिए ब्रेक करें शाबाश। ओके, लास्ट क्वेश्चन।